My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे भाई और बहनों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम सभी लोग इस वीडियो के अंतर्गत बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण संस्कार होता था जिसको हम लोग उपसंपदा संस्कार के नाम से जानते हैं, तो उपसंपदा संस्कार क्या है, व्हाट इज उपसंपदा सेरेमनी और व्हाट इज द उपसंपदा संस्कार, अबाउट इट वी विल डिस्कस अंडर दिस वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत आज की क्लास में हम सभी लोग बौद्धकालीन शिक्षा के दौरान जो उपसंपदा संस्कार होता था इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम सभी लोग बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत होने वाली उपसंपदा संस्कार के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज उपसंपदा संस्कार और व्हाट इज उपसंपदा सेरेमनी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संस्कार होता था जिसको हम लोग कहते थे पवज्जा संस्कार या प्रवज्जा संस्कार। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रवज्जा संस्कार क्या होता था इसके बारे में हम सभी लोगों ने पूर्व की क्लास में चर्चा किया है। तो प्रवज्जा संस्कार एक पहला संस्कार होता था बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का, और जो उपसंपदा संस्कार है या उपसंपदा संस्कार बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत या बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत होने वाला सेकंड संस्कार है या फिर द्वितीय संस्कार है, सेकंड सेरेमनी है। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध शिक्षा प्रणाली का दूसरा एवं अंतिम संस्कार जो होता है उस संस्कार को हम सभी लोग उपसंपदा संस्कार के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, इट इज द सेकेंड वन एंड लास्ट, अर्थात दूसरा और अंतिम संस्कार होता है उपसंपदा संस्कार। इस संस्कार के उपरांत कोई भी दूसरा संस्कार जो है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में नहीं होता था। तो इस तरह से जो पहला संस्कार था वो क्या था, प्रवज्जा संस्कार, और दूसरा संस्कार है प्रिय विद्यार्थियों हमारा उपसंपदा संस्कार। तो उपसंपदा संस्कार द्वितीय संस्कार है, प्रवज्जा संस्कार जो होता था वो प्रथम संस्कार होता था। तो हमारा द्वितीय और अंतिम संस्कार है उसका नाम है उपसंपदा संस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में भी अध्ययन किया था है, और वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो अंतिम संस्कार होता था उसको हम लोग समापवर्तन उपदेश कहते थे। तो समापवर्तन उपदेश हमने आपको चर्चा किया था, बताया था कि वो आधुनिक काल के दीक्षांत समारोह के जैसा ही होता था, और समापवर्तन उपदेश या समापवर्तन संस्कार अंतिम संस्कार होता था। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का अंतिम संस्कार है जिसको हम लोग उपसंपदा संस्कार कह रहे हैं, वो जो है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के समापवर्तन संस्कार से बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, बिल्कुल और बिल्कुल अलग है, बिल्कुल और बिल्कुल भिन्न है। कैसे डिफरेंट है, कैसे भिन्न है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह संस्कार जो है जिसको हम लोग उपसंपदा संस्कार के नाम से जानते हैं, यह वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति के समापवर्तन उपदेश या समापवर्तन संस्कार से पूरी तरह से भिन्न है, पूरी तरह से अलग है, टोटली डिफरेंट है। हाउ इट इज डिफरेंट, चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे ये अलग है। तो प्यारे भाई बहनों, जब हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली पढ़ा था और वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत समापवर्तन उपदेश का चर्चा किया था, तो हम लोगों ने देखा था कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली
में समावर्तन उपदेश के उपरांत ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जब बालक का समावर्तन उपदेश होता था तो वह कहाँ जाता था, वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था जो ब्रह्मचारी होता था। परंतु यहीं पर डिफरेंट है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जो उपसंपदा संस्कार होता है, उस उपसंपदा संस्कार के द्वारा उस बालक के श्रमण का या शुद्ध विहारिका का गृहस्थ आश्रम से पूरी तरह से संबंध खत्म हो जाता है, पूरी तरह से संबंध एकदम से संबंध टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। जबकि वैदिक कालीन प्रणाली में वो बालक या ब्रह्मचारी जो है गृहस्थ आश्रम में ही प्रवेश करता था समावर्तन उपदेश के द्वारा। तो यहाँ पे इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। जहाँ समावर्तन उपदेश के अंतर्गत जो बालक है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में, उसके एकदम विपरीत जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में उपसंपदा संस्कार है, उस उपसंपदा संस्कार के द्वारा बालक का जो उसका अपना गृहस्थ जीवन होता है उससे पूरी तरह से संबंध खत्म हो जाता है। तो फिर विद्यार्थियों, परंतु बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में उपसंपदा संस्कार के उपरांत सामनेर या श्रमण पूर्ण भिक्षुक बन जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पूरी तरह से भिक्षुक बन जा रहा है और उसका गृहस्थ जीवन से कोई भी संबंध नहीं रह जाता है, वो गृहस्थ जीवन से पूरी तरह से कट जाता है और आजीवन जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने में और बौद्ध मठ और बौद्ध विहार के प्रति वह समर्पित हो जाता था बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली की उपसंपदा संस्कार के बाद। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली का उपसंपदा संस्कार है वह वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के समावर्तन उपदेश से पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से डिफरेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षा में नव्य शिष्य के रूप में 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात विद्यार्थी या छात्र के लिए मठ या विहार को छोड़ना अनिवार्य होता था। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो बालक होते थे, जो विद्यार्थी होते थे, उनका जब प्रपंच संस्कार के द्वारा प्रवेश होता था तो वे 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करते थे। 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उस बालक या उस विद्यार्थी को बौद्ध मठ या बौद्ध विहार छोड़ना पूरी तरह से अनिवार्य होता था। अर्थात जब प्रपंच संस्कार के उपरांत वो 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण कर लेता था, उसके उपरांत वो जो है उस बालक को उस अपना बौद्ध मठ या बौद्ध विहार छोड़ना ही पड़ता था। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ी सी यहाँ पे एक नया नियम था और नियम क्या था कि यदि कुछ बालक या कोई बालक ऐसा है जो अपनी बौद्ध मठ बौद्ध विहार को नहीं छोड़ना चाहता था तो ऐसे बालकों का उपसंपदा संस्कार होता था। तो ध्यान दीजिए कि बौद्ध शिक्षा में नव शिष्य के रूप में 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात विद्यार्थी या छात्र को मठ या विहार छोड़ना पड़ता था। परंतु वह विद्यार्थी जिसका उपसंपदा संस्कार हो जाता था तो उपसंपदा संस्कार कराने के बाद और विद्यार्थी पूर्ण रूप से भिक्षुक बन करके बौद्ध संघ का अस्थायी सदस्य बन जाता था और वहाँ पे उसका गृहस्थ जीवन से पूरी तरह से संबंध या संबंध जो है टूट जाता था, ब्रेक हो जाता था। तो प्यारे भाई बहनों, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का समावर्तन उपदेश है और उससे पूरी तरह से डिफर है बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली का उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार जैसे ही जिस बालक का संपादित होता था तो वह बालक जो है पूर्ण रूप से भिक्षुक बन जाता था और बौद्ध संघ का वह अस्थायी सदस्य बन जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जो प्रथम संस्कार था जिसको हम लोग प्रबज्जा संस्कार या पबज्जा संस्कार कहते हैं और मात्र 12 वर्ष की अवधि के लिए होता था। तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पबज्जा या प्रबज्जा संस्कार तो बहुत ही छोटा होता था, अल्पकाल की अवधि के लिए होता था। यह संस्कार तो अल्पकाल के लिए होता था, परंतु जो उपसंपदा संस्कार वो पूरी तरह से टोटली डिफरेंट है, संपूर्ण जीवन के लिए बालक को भिक्षुक बना देता था। तो बौद्धकालीन शिक्षा का पबज्जा संस्कार तो अल्पकाल के लिए होता था, परंतु प्रिय विद्यार्थियों जो उपसंपदा संस्कार होता था, उपसंपदा संस्कार संपूर्ण जीवन के लिए भिक्षुक बने रहने का संकल्प होता था। ध्यान दीजिए, उपसंपदा संस्कार के द्वारा बालक जो है संपूर्ण जीवन अर्थात अपने पूरे जीवन में क्या रहता था, भिक्षुक बने रहने का संकल्प लेता था, अर्थात वह आजीवन बौद्ध भिक्षुक ही बना रहता था। पबज्जा या प्रवज्जा संस्कार बालकों व पुरुषों के समान बालिकाओं एवं स्त्रियों का भी होता था। ध्यान दीजिए कि जो पबज्जा संस्कार है
वह भी बालकों और बालिकाओं का होता था, अर्थात पुरुषों का होता था और स्त्रियों का होता था। इसी तरह से पबज्जा संस्कार की भांति ही जो उपसंपदा संस्कार है प्रिय विद्यार्थियों, उपसंपदा संस्कार भी बालकों और पुरुषों के समान बालिकाओं स्त्रियों का भी होता था। तो ध्यान दीजिए, पबज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार दोनों जो है बालक और बालिका या स्त्री और पुरुष दोनों का होता था, महिलाओं का भी होता था और पुरुषों का भी होता था। तो इससे कहने का अभिप्राय यह है कि बालिकाओं की भी शिक्षा के द्वार जो है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में खुले हुए थे, स्त्रियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था होती थी। तो शिक्षा में प्रवेश जो होता था वह जो है पबज्जा संस्कार के द्वारा होता था और उनका जो है जो ऐसे बालिकाएं या ऐसी स्त्रियां, ऐसी महिलाएं जो कि आजीवन बौद्ध भिक्षुक बने रहना चाहती थी, तो उनका भी पुरुषों के समान उपसंपदा संस्कार होता था। तो उपसंपदा संस्कार भी मेल और फीमेल दोनों का होता था और इसी तरह पबज्जा संस्कार भी मेल और फीमेल दोनों का होता था। अर्थात पबज्जा संस्कार भी बालिकाओं और पुरुषों के लिए होता था, अर्थात महिलाओं और पुरुषों के लिए, बालकों और बालकों दोनों के लिए। इसी तरह से उपसंपदा संस्कार भी बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए या फिर महिला और पुरुष दोनों के लिए हुआ करता था। प्यारे भाई बहनों और प्रिय विद्यार्थियों, बौद्धकालीन शिक्षा में 12 वर्ष की शिक्षा के उपरांत विद्यार्थियों और छात्रों के लिए 2 विकल्प होते थे। जब पबज्जा संस्कार के उपरांत बालक का प्रवेश होता था तो वो 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करता था, लेकिन जब 12 वर्ष की शिक्षा उसकी कंप्लीट हो जाती थी, पूरी हो जाती थी, तो उसके पास आगे बढ़ने के 2 रास्ते होते थे, 2 विकल्प होते थे। जो पहला विकल्प था, द फर्स्ट वन इज गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, अर्थात 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाए। लेकिन जो द्वितीय विकल्प था, सेकंड ऑप्शन था प्रिय विद्यार्थियों, वह क्या था? सेकंड ऑप्शन था आजन्म भिक्षुक रह करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। ध्यान दीजिए कि आजन्म भिक्षुक रह करके बौद्ध धर्म बालक का ऐसे बालकों के लिए होता था जो द्वितीय विकल्प या सेकंड ऑप्शन चुनते थे। द्वितीय विकल्प या सेकंड ऑप्शन, द्वितीय रास्ते को चुनने वाले या अपनाने वाले विद्यार्थियों का ही उपसंपदा संस्कार होता था। अर्थात उपसंपदा संस्कार किसका होता था? ऐसे बालकों के लिए जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते थे, ऐसे बालकों के लिए द्वितीय विकल्प या द्वितीय रास्ता होता था और ऐसे बालकों का ही उपसंपदा संस्कार बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में होता था। प्यारे भाई बहनों, उपसंपदा संस्कार के पश्चात मठ में आजीवन भिक्षुक रह करके बालक उच्च शिक्षा प्राप्त करता था तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था। ऐसे बालक या ऐसे विद्यार्थी जिनका उपसंपदा संस्कार हो जाता था, वे बौद्ध मठ, बौद्ध विहार में आजीवन रहते थे। कैसे रहते थे? बौद्ध भिक्षुक बनकर रहते थे। वे हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे और साथ ही साथ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य आजीवन किया करते थे। प्यारे भाई बहनों, उपसंपदा संस्कार के लिए जो मिनिमम एज थी, वो मिनिमम एज जो क्या थी, वो 20 ईयर्स थी। अर्थात उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष की आयु के पूर्व नहीं होता था। ऐसे बालक जिनकी उम्र लेस देन 20 ईयर्स से उनका नहीं होता था, लेकिन 20 ईयर्स से जिसका ग्रेटर देन है प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे बालकों का जो है उपसंपदा संस्कार होता था। तो कहने का प्राय है कि उपसंपदा संस्कार के लिए 20 वर्ष की मिनिमम एज जो है वो डिसाइडेड थी कि 20 वर्ष की आयु के पूर्व जो है बालक का उपसंपदा संस्कार नहीं होगा। उपसंपदा संस्कार के लिए उसकी उम्र 12 वर्ष से 20 ईयर से 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उपसंपदा संस्कार मठ या विहार के समस्त भिक्षुकों के लिए समक्ष एक उत्सव के रूप में संपादित किया था। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उपसंपदा संस्कार होता था बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में, वह जो है एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था और खास करके लिए वह उत्सव किसके लिए था? जो नए भिक्षुक हुआ करते थे उस बौद्ध मठ, बौद्ध विहार में, तो समस्त बौद्ध भिक्षुकों के लिए ये जो उपसंपदा संस्कार होता था एक उत्सव के रूप में संपादित किया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, उपसंपदा संस्कार बौद्ध संघ के कम से कम 10 भिक्षुओं तथा 9 शिष्य के आचार्य की उपस्थिति में होता था। ध्यान दीजिए कि उपसंपदा संस्कार के लिए जरूरी है कि कम से कम कितने भिक्षु हों? कम से कम 10 भिक्षु हों और साथ ही साथ उस बालक का, उस नवशिष्य का जिसका उपसंपदा संस्कार होने वाला, उसके अपने गुरु, उसके अपने आचार्य भी हों। तो इस तरह से 10+1 हो गया, अर्थात 10+1, कम से कम 11 बौद्ध भिक्षुक होते थे, जिसमें 10 बौद्ध भिक्षुक होते थे और एक जो है उस बालक के गुरु होते थे। इनकी उपस्थिति में बालक का उपसंपदा संस्कार संपादित होता था, उपसंपदा संस्कार होता था। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में
एक जनतंत्री प्रणाली थी या उसके संचालन में एक जनतंत्र का पालन किया जाता था। तो उसी तरह उपसंपदा संस्कार जो है, उपसंपदा संस्कार हेतु भी जो है जनतंत्री प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। तो उपसंपदा संस्कार हेतु जनतंत्रिका प्रणाली का प्रयोग किया जाता था, अर्थात जो 10+1 दैट इज 11 बौद्ध भिक्षुक होते थे, जिसमें एक जो गुरु होते थे छात्र के विद्यार्थी के, उसके जो 10 होते थे, वे जनतंत्री प्रणाली के द्वारा यह निर्णय लेते थे कि क्या वास्तव में यह बालक जो है उपसंपदा संस्कार के लायक है या नहीं है, क्या उसका उपसंपदा संस्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी होता था, जो श्रमण होता था, जो सामनेर होता था, वह भिक्षुकों का वेश धारण करके और हाथ में कमंडल तथा कंधे पर चीवर लेकर के, ध्यान दीजिए, अपना वेश भिक्षुकों का धारण करता था, कमंडल लेता था और कंधे पर चीवर लेकर के अन्य भिक्षुकों या शिक्षकों को प्रणाम करके उनके समक्ष बैठ जाता था। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे होता है उपसंपदा संस्कार। तो उपसंपदा संस्कार होने के लिए सबसे पहले बालक जो है अपना जो भिक्षुक का वेश होता है उसको धारण करता है, कमंडल लेता है, कंधे पर चीवर लेता है, समस्त शिक्षकों को, समस्त बौद्ध भिक्षुकों को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के उपरांत उनके समक्ष वह बालक जाकर के बैठ जाता है। तो सर्वप्रथम जो नव शिष्य के आचार होते हैं, अर्थात उस बालक के जो गुरु होते हैं, जो टीचर होते हैं, वे अन्य भिक्षुओं से उस नव शिष्य का, उस श्रमण का परिचय कराते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं। अर्थात इंट्रोडक्शन देने का कार्य उस छात्र के गुरु का या उस छात्र के टीचर का होता था कि वह टीचर जो है अपने बच्चे का, अपने छात्र का परिचय समस्त जो है जो भिक्षुक होते थे या समस्त जो निर्णायकगण या जो टीचर्स होते थे उनके समक्ष करे। तो सर्वप्रथम नवशिष्य के आचार्य अन्य भिक्षुओं को नवशिष्य का परिचय देते थे और उसके उपरांत भिक्षु विद्यार्थी या सामने से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे। तो जब बालक का परिचय हो जाता था तो परिचय के उपरांत जो भी 10 भिक्षुक, कम से कम 10 भिक्षुक होते थे, टीचर होते थे, वे क्या करते थे, उस बालक के विद्यार्थी सामने से अनेक प्रश्न पूछते थे और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर वे डिसाइड करते थे कि क्या बालक का उपसंपदा संस्कार होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है कि सभी भिक्षुक जो है अपने अपने प्रश्न पूछते थे, विद्यार्थी से सामने से अनेक प्रश्न पूछे जाते थे और श्रमण के उत्तरों को सुनने के बाद जनतंत्री प्रणाली अर्थात डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, तो जनतंत्री प्रणाली के द्वारा बहुमत से निर्णय किया जाता है कि नव शिष्य का उपसंपदा संस्कार होगा कि नहीं। अर्थात नव शिष्य जो है, जो श्रमण है, जो नवाइश है, वह जो उपसंपदा संस्कार का अधिकारी है कि नहीं, या उपसंपदा ग्रहण करने का अधिकार उसके पास है या नहीं है, क्या बालक उस योग्य है कि उसका उपसंपदा संस्कार हो या न हो। इन सब का निर्णय जो है जनतंत्री प्रणाली के द्वारा जो है लिया जाता है, जिसमें कम से कम 10 भिक्षुक और एक बालक के आचार्य हुआ करते थे। यदि विद्यार्थियों जो ये भिक्षुकों का जो निर्णय होता था बालक के पक्ष में होता था, तब बालक का संपदा संस्कार होता था। तो यदि निर्णय नव शिष्य या श्रमण के पक्ष में होता था तो उसे भिक्षुक के रूप में संघ या मठ या विहार में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती थी। अर्थात जब बालक का उपसंपदा संस्कार हो जाता था तो उसका जो है बौद्ध मठ या बौद्ध विहार के लिए में आजीवन के लिए उसका एडमिशन, आजीवन के लिए उसका प्रवेश हो जाता था। और इस तरह से उपसंपदा संस्कार प्राप्त भिक्षुक या नवशिष्य या श्रमण जो होता था वो उस बौद्ध मठ, बौद्ध विहार या बौद्ध संघ का एक परमानेंट मेंबर या अस्थायी सदस्य बन जाता था। तो परमानेंट मेंबर या अस्थायी सदस्य बनने के लिए जरूरी है कि बालक का उपसंपदा संस्कार हो। प्रिय विद्यार्थियों, उपसंपदा संस्कार जब बालक का या नवाइश का या नव शिष्य श्रमण का हो जाता था और वह जो है उस बौद्ध मठ, बौद्ध विहार का एक परमानेंट मेंबर या अस्थायी सदस्य बन जाता था, तो उसके बाद पूर्ण भिक्षु बन जाने पर उसे संघ के 8 नियमों का पालन करने का आदेश दिया जाता था। अर्थात उसके लिए 8 नियम कम से कम ऐसे थे जिनका जो है उसको पालन करना अनिवार्य होता था। तो बौद्ध संघ के 8 नियमों का पालन करने का उस बौद्ध भिक्षुक को उद्देश्य दिया जाता था, जो कि जिसका कि उपसंपदा संस्कार होता है और उपसंपदा संस्कार के उपरांत वह उस बौद्ध मठ, बौद्ध विहार का आजीवन सदस्य बन जाता है। तो 8 नियमों का पालन करने का आदेश मिलता है। वे 8 नियम कौन कौन से हैं जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज वृक्षों के नीचे वास करना या वृक्षों के नीचे सोना। अर्थात उस बालक को हमेशा जो है वृक्षों के नीचे ही रहना है, वृक्षों के नीचे ही सोना है और साथ साथ साधारण वस्त्र धारण करना तथा मांगे हुए वस्त्रों को धारण करना। अर्थात
उसका जो वस्त्र होना चाहिए, उसका जो ड्रेस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए और मांगे हुए वस्त्रों को ही वो धारण करे। और इसी के साथ साथ बहुत जरूरी है कि उस बालक का या फिर उस बौद्ध भिक्षुक का जो भोजन हो हमेशा सात्विक हो, तो सात्विक भोजन का हमेशा उसको प्रयोग करना है। ये तीसरा हो गया, तीसरे नियम हो गए जिसका उसका पालन करना है। पहला हो गया वृक्ष के नीचे वास करना, दूसरा साधारण वस्त्र धारण करना, तीसरा सात्विक भोजन करना। चौथा है प्रिय विद्यार्थियों की भोजन के लिए भिक्षा मांगना या भिक्षा पात्र में ही भिक्षा लेकर के भोजन करना। ध्यान दीजिए कि भोजन के लिए भिक्षा मांगना और भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर के ये भोजन करना, यह भी एक नियम होता था बौद्ध भिक्षुकों के लिए। अगला है कि औषधि के रूप में गोमूत्र का सेवन करना, अर्थात गोमूत्र का सेवन औषधि के रूप में करने का नियम जो है वो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में था। नेक्स्ट वन इज चोरी और प्राणी या जीव हत्या न करना। प्रिय विद्यार्थियों, अहिंसा पर बल था, तो अहिंसा पर बल होने के कारण चोरी और प्राणी या जीव हत्या न करने का भी एक नियम होता था कि आप कभी भी चोरी नहीं करेंगे, कभी भी जीव हत्या नहीं करेंगे, कभी भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। द नेक्स्ट वन, अलौकिक शक्तियों या चमत्कारिक प्रदर्शन का दावा न करना। ध्यान दीजिए कि जो अलौकिक शक्तियां होती हैं या चमत्कारिक प्रदर्शन का दावा न करना, समाज में अंधविश्वास न बढ़ाना फैलाना, अंधविश्वास के रास्ते पर समाज को न ले जाना, लोगों के अंदर अंधविश्वास न फैलाना, किसी प्रकार के चमत्कारिक प्रदर्शन का जो है कोई भी चमत्कार का प्रदर्शन न करना या इस चीज़ को बढ़ावा न देना, अलौकिक शक्तियों या चमत्कारिक प्रदर्शन का प्रदर्शन न करना, उनको बढ़ावा न देने का नियम भी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में था। और इसी के साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि मैथुन या स्त्री से यौन संबंध स्थापित न करना। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जैसा कि वैदिक काल में था कि गुरुकुल में रह करके बालक जो है वो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा, उसी तरह से यहाँ पे ऐसे छात्र या ऐसे बालक जिनका उपसंपदा संस्कार हो जाता था, तो उपसंपदा संस्कार के उपरांत उनको भी ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना पड़ता था। तो कहने का प्राय है कि कभी भी मैथुन नहीं करेंगे या कभी भी किसी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम था बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत उन छात्रों के लिए जिनका उपसंपदा संस्कार होता था, जो आजीवन भिक्षुक हो जाते थे। तो अंतिम क्या है कि कभी भी मैथुन नहीं करेंगे, अर्थात कभी भी किसी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज उपसंपदा संस्कार और उपसंपदा सेरेमनी के बारे में चर्चा किया। हम लोगों ने देखा कि जो उपसंपदा संस्कार है वो जो है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का या बुद्धिस्टिक एजुकेशन का सेकंड एंड लास्ट अर्थात दूसरा और अंतिम संस्कार होता है उपसंपदा संस्कार। और यह जो है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के समापवर्तन उपदेश से पूरी तरह से डिफरेंट है। जब बालक जो है 12 वर्ष की शिक्षा जो है ग्रहण कर लेता है, उसके बाद उस नव शिष्य का जो है उपसंपदा संस्कार होता है और उपसंपदा संस्कार के उपरांत जो है बालक जो है उस बौद्ध मठ या बौद्ध संघ का अस्थायी सदस्य हो जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने यह भी चर्चा किया कि 12 वर्ष के उपरांत के बाद बालक के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक विकल्प होता है कि वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, दूसरा होता है कि वो उसका उपसंपदा संस्कार हो जाए और उपसंपदा संस्कार के बाद वह आजीवन भिक्षुक बन करके उस बौद्ध मठ का या बौद्ध विहार का आजीवन सदस्य हो जाए। उपसंपदा संस्कार के लिए कम से कम 20 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य था। 20 वर्ष से कम उम्र में उसका उपसंपदा संस्कार किसी बालक का नहीं होता था, उससे अधिक उम्र में ही होता था। उपसंपदा संस्कार के लिए जो 10 भिक्षुक कम से कम होते थे और साथ साथ उसके गुरु होते थे, तो उसके बालक के गुरु और 10 कम से कम 10 भिक्षुकों के समक्ष जो है उपसंपदा संस्कार का निर्णय जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से या जनतांत्रिक प्रणाली से होता था। और जब बालक के पक्ष में निर्णय आता था तो नव शिष्य का उपसंपदा संस्कार होता था। उसको जब बौद्ध संघ या बौद्ध मठ विहार में प्रवेश की अनुमति दे दी जाती थी, वह उसका अस्थायी सदस्य बन जाता था और उसको 8 नियमों का पालन करने का आदेश दिया जाता था, जिससे पहला है वृक्षों के नीचे वास करना, सेकेंड है साधारण वस्त्र धारण करना, थर्ड सात्विक भोजन का प्रयोग करना, फोर्थ है भिक्षा मांग करके ही भोजन करना, 5वां है औषध के रूप में गोमूत्र का सेवन करना, छठा है कि हिंसा या प्राणी या जीव हत्या चोरी न करना, 7वां है अलौकिक शक्तियों चमत्कारिक प्रदर्शन न करना या चमत्कारिक प्रदर्शन का किसी भी प्रकार के चमत्कारिक प्रदर्शन का दावा न करना, एंड लास्ट वन इसकी मैथुन या स्त्री से यौन संबंध स्थापित न करना। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें।
कर उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप उसको हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का हम प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को प्ले लिस्ट में जा करके आसानी से देख पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है प्रिय विद्यार्थियों, तो लाल है, रेड है, तो उस घंटी के आकार को, बेल के आइकन को आप प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगली क्लास में हम सभी लोग बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली से संबंधित एक नए प्रकरण को लेकर के जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।